जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग पहले जितना पढ़ाए हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके बाद 1858 का अधिनियम, चार्टर एक्ट, सब जितना पढ़ा है 1861-62, तो जितना पढ़ा है आप लोग को याद हो गया होगा। यहाँ आप एक बार घर पर पढ़े होंगे। हम बोल दिए थे कि आप मेरे पढ़ाए गए के बाद आप लोग एक बार अपने से घर पर रीडिंग दीजिएगा। उसके बाद फिर से हम आ गए हैं इसी करीब भारत शासन अधिनियम 1919। तो आज इसको देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत शासन अधिनियम का विशेषता। इस अधिनियम को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेक्यू इस अधिनियम को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेक्यू और भारतीय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने मिलकर बनाया था। भारत शासन अधिनियम को कौन कौन बनाया था? भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेक्यू और भारतीय वायसराय चेम्सफोर्ड मिलकर बनाया था। ठीक है, जिस कारण इस अधिनियम को मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। आपको क्वेश्चन आया हुआ है कि मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को किस अधिनियम के जो नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से कौन से अधिनियम को जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से। ठीक है, तो देखिए यह एक प्रकार का संवैधानिक सुधार था। ठीक है, संवैधानिक सुधार था। जिसमें भारत सचिव मॉन्टेक्यू ने 20 अगस्त 1917 को घोषणा के तहत भारत को स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करने की बात कही है। देखिए इसी अधिनियम के साथ 20 अगस्त 1917 को भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट के रूप में प्रदान करने की बात कही। मतलब कि पूर्ण स्वतंत्रता भारत को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ कुछ हद तक, जैसे डोमिनियन उसी कुछ हद तक स्वतंत्रता दिया जाएगा, जिसको डोमिनियन स्वतंत्रता बोलते हैं, जिसको स्वशासन बोलते हैं। तो ये कब दिया गया? 20 अगस्त 1917 की घोषणा में। ठीक है, इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1919 के जब पारित हुआ तो इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज था। ठीक है, यह अधिनियम वर्ष 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। यह अधिनियम आया तो 1919 में था, लेकिन लागू कब हुआ? 1921 ईस्वी। 1919 में आया था, 21 में लागू हुआ। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषता को देखते हैं। इस अधिनियम ने के तहत सिख, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों को भी सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इंपॉर्टेंट है बहुत दोस्तों। इस अधिनियम के तहत सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। इसी के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनेड कार्टिस को माना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनेड कार्टिस को माना जाता है। ठीक है, देखिए इसके तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया, जिसमें एक सदन को राज्य परिषद यानी उच्च सदन तथा दूसरे को केंद्रीय विधानसभा यानी निम्न सदन कहा गया। ठीक है, राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित थी। पहले 60 निर्धारित थी, जिसमें 34 निर्वाचित, 60 में से 34 निर्वाचित, 6 शेष
शेष 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। शेष गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते हैं। निर्वाचित कितने होते थे? 60 में 34 और मनोनीत 26 होते थे। किसके द्वारा मनोनीत होते थे? गवर्नर जनरल के द्वारा। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे। पहले केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें 104 निर्वाचित थे। 104 राज्य परिषद में 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित एवं 26 मनोनीत था। वहीं केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे, जिसमें 104 निर्वाचित थे, जिसमें 104 निर्वाचित थे एवं 40 मनोनीत थे। इसमें 40 मनोनीत थे। आपको याद रखना, राज्य परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित एवं 6 गवर्नर जनरल द्वारा 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। लेकिन केंद्रीय विधानसभा में तो था 144 सदस्य था, जिसमें 104 निर्वाचित एवं 40 मनोनीत होते थे। ठीक है, उसका कार्यकाल 3 वर्षों का था। उसका कार्यकाल 3 वर्षों का था। ठीक है, इसका कार्य राज्य विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का, इसका कार्यकाल 3 वर्षों का। दोनों की शक्तियां समान थी। दोनों की राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या, मतलब दोनों का अधिकार समान थी। लेकिन बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को होता था। लेकिन बजट जो पास किया जाता था उस पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केवल केंद्रीय विधानसभा का था, केवल केंद्रीय विधानसभा का था, इसको नहीं था। ठीक है, देखिए, इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में बांटा गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से करता था। ठीक है, आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर जनरल अपनी कार्यपालिका के परिषद से की सहायता से करता था। ठीक है, यह केंद्रीय सूची के विषय होते थे। यह केंद्रीय सूची के विषय होते थे, जैसे राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, समाचार पत्र, कारखाना, बिजली, सिंचाई इत्यादि इत्यादि। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम हस्तांतरित विषय देखिए। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। यह प्रांतीय सूची के विषय होते थे। यह प्रांतीय सूची के विषय होते थे, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय स्वशासन, कृषि, माप तौल, पुस्तकालय, आबकारी इत्यादि। ठीक है, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 1919 के अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको याद रखना है। ली कमीशन देखिए, ली कमीशन क्या है? ली कमीशन की स्थापना कब हुई था? 1923 में। ली कमीशन का स्थापना कब हुआ था? 1923 में। ठीक है, ली कमीशन की सिफारिश पर भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए इसी की सिफारिश पर, ली कमीशन की सिफारिश पर भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अभी तो यूपीएससी होता है, भारत लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसी के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 1919 का अधिनियम। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इधर, बहुत बड़ा है 1919 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद भी रखना है। देखिए दोस्तों, जो नौकरी करने वाला है वही सिर्फ वीडियो बना रहेगा, नहीं तो जो नौकरी नहीं करने वाला है, कभी इस वीडियो पर उछल कर जाएगा, कभी उस वीडियो पर उछल कर जाएगा, उसका नौकरी होने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नौकरी बहुत कठिन हो गया है। जो तपेगा वही निखरेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों क्लास पे। इस अधिनियम के तहत ही वर्ष 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। 1919 के शासन के अधिनियम के तहत 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। माफ कीजिएगा दोस्तों, हम बिट्टू झा सर के स्टाइल में बोल दिए थोड़ा। ठीक है, तो अब लोग चलते हैं। देखिए, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन वर्ष 1922 ईस्वी में लंदन के साथ साथ भारत में पहली बार इलाहाबाद में आयोजित की जाने लगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन
1922 ईस्वी में पहले लंदन में होता था, ठीक है। 1922 ईस्वी के पहले लंदन में होता था, लेकिन 1922 ईस्वी के बाद लंदन के साथ साथ पहली बार भारत के इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाने लगी, ठीक है। भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए इसी अधिनियम के तहत महिला को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी के तहत भारत में महिला को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद ही रखना है कि भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों कमांडर इन चीफ को छोड़कर में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसी दिन के तहत 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होना आवश्यक था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष के पश्चात एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। इसी अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई। 1919 के अनुसार प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष के पश्चात एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है, जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति की स्थिति में है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है। अतः इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किए जाने की वजह से 3 फरवरी 1928 को, आपको ये इतिहास में भी पढ़िएगा, 3 फरवरी मॉडर्न हिस्ट्री में 3 फरवरी 1928 को कमीशन के आगमन पर देशव्यापी विरोध हुआ। मतलब सारा लोग विरोध किया कि इसमें भारतीय भी होना चाहिए, लेकिन इसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे। साइमन गो बैक का नारा दिया गया। इसी अधिनियम के तहत साइमन गो बैक का नारा दिया गया, ठीक है। आयोग के विरोध के बावजूद आयोग ने अपनी 1930 में रिपोर्ट दी। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिस पर विचार विमर्श करने को लेकर 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930, आपको याद रखना है। दूसरा हुआ 1931 और तीसरा हुआ 1932 में। लगातार हुआ तो 1930, 31 और 32, 1930, 31, 32। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 31, तीसरा 1932 में आयोजित किए गए। ये पूछता है क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 1931। इसी देखिए हम आपको यहाँ पे अलग पॉइंट में बता देते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही महात्मा गांधी भाग लिए थे, ठीक है। पहला और तीसरा में भाग नहीं लिए थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। इस गोलमेज सम्मेलन में हुई चर्चा के फलस्वरूप संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, ठीक है, जिसे ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा गया। संसद ने पास होने के बाद सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 तैयार हुआ। अब देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट जो यही है पूरा में, भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों इम्पोर्टेंट है बता देते हैं। क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनेक प्रावधान भारतीय संविधान में जो भी है वर्तमान में उसमें शामिल किए गए, ठीक है। यही कारण से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत लंबा और जटिल दस्तावेज था, ठीक है, बहुत लंबा और जटिल दस्तावेज। इसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। यह जुलाई 1936 में लागू हुआ था।
1936 में लागू हुआ था। ठीक है, देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित यह सबसे बड़ा अधिनियम था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जितना अधिनियम पहले पारित किया गया उसमें से सबसे बड़ा अधिनियम 1935 था। इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई थी। इस अधिनियम में कोई अलग से प्रस्तावना जोड़ी नहीं गई थी, क्योंकि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही इसमें जोड़ दिया गया था। 1919 में भी जो प्रस्तावना था वही इसमें जोड़ दिया गया था, अलग से कुछ नहीं ऐड किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषता को देखते हैं। इस अधिनियम की विशेषता को देखते हैं। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में 11 ब्रिटिश प्रांत 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों एवं देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ के स्थापित करने का निर्णय लिया गया, किंतु देशी रियासतों का संघ में सम्मिलित न होने के कारण संघ की स्थापना नहीं हो सकी। देखिए, देशी रियासत के संघ में सम्मिलित न होने के कारण संघ की स्थापना नहीं होने लगी। जैसे देशी रियासत हो गया, देशी रियासत नहीं मिलना चाह रहा था। ठीक है, इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन के प्रावधान को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्त की स्थापना की गई। इसी के तहत प्रांतों में द्वैत शासन के प्रावधान को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्त की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखना। ठीक है, आप लोग एक बार घर पर भी नोट खरीद के रीडिंग पढ़िएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा, हम इसका PDF बनाकर आपको भेज देंगे, आप निकलवा लीजिएगा। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। जिसका प्रमुख कार्य संघ सरकार एवं इकाइयों के मध्य विवादों का निपटारा करना था। इसके तहत अब केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। इसी के तहत केंद्र में द्वैत शासन लागू, पहली बार केंद्र में द्वैत शासन, पहले प्रांत में था, अब केंद्र में द्वैत शासन इसी के तहत लागू किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, हम जो इम्पोर्टेंट लाइन होता है हम आपको बता देते हैं, ज़्यादातर आपको वही याद रखना, बाकी फालतू भी चीज़ है इसमें बहुत कुछ जो आपको समझने में हेल्प करता है। ठीक है, आपको मेन तौर से याद रखिएगा, जो हम बता रहे हैं ये याद रखिएगा। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये इसमें भी इसी के तहत केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया तथा केंद्रीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित, परंतु यह प्रावधान कहीं भी लागू नहीं हो सका। ठीक है, देखिए इस अधिनियम के द्वारा संघ एवं प्रांतों के विषय को 3 सूची में बांटा गया। संघीय सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय। ठीक है, समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दोनों, समवर्ती सूची जो है उस पर विधि बनाने का अधिकार दोनों संघ एवं प्रांतों को था, परंतु जब दोनों के बीच विवाद की स्थिति में संघीय विधि को प्राथमिकता दी जाती है। परंतु जब दोनों में विवाद हो जाता था संघ और प्रांत में, तो संघीय विधि को प्राथमिकता दी जाती थी और अविशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। अविशिष्ट शक्तियां जो था वो गवर्नर जनरल यानी वायसराय को दी गई थी। ठीक है, इसके तहत 11 प्रांतों में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था की प्रारंभ की गई, जैसे बंगाल, बिहार, मद्रास, मुंबई, असम एवं संयुक्त प्रांत। ठीक है, भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर सचिव के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए गए। ठीक है, इसके तहत अधिनियम में संशोधन, सुधार या रद्द करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास रखा गया। ठीक है, वर्मा, ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है, वर्मा और अभी वर्तमान में म्यांमार। ठीक है, इसको भारत से मार्च 1937 में अलग कर दिया गया। ये आप पूछा गया क्वेश्चन है कि बर्मा को भारत से अलग कब किया गया, तो 1937 में अलग किया गया। आपको याद रखना। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी प्रतिनिधित्व दिया गया तथा मताधिकार का विस्तार करते हुए 10% जनता को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसके तहत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना की गई। ठीक है, मुद्रा और साख पर नियंत्रण पाने के लिए। इसके अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा।
नोट पॉइंट पढ़ते हैं। 1936 के लखनऊ अधिवेशन 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 को स्वीकार कर दिया गया। 1935 को स्वीकार कर दिया गया 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, देखिए 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है। जवाहरलाल नेहरू, इसमें बता देंगे इंपॉर्टेंट कौन है। देखिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इस दास्ता का एक नया चार्टर गुलामी का अधिकार पत्र का जवाहरलाल नेहरू ने इस दास्ता का एक नया चार्टर यानी गुलामी का अधिकार पत्र का और एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो अनेक है, एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो अनेक हैं, ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। देखिए जिसमें जो जैसे ट्रेन हो गया, कोई भी गाड़ी हो गया, उसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं रह जाता है उस गाड़ी का। ठीक है, वही कहना चाह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। इसे एक दास्ता का एक नया चार्टर यानी गुलामी का अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है, और ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, इसको इम्पोर्टेंट ही है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा। यह एक्ट बाह्य रूप से लोकतांत्रिक परंतु अंदर से खोखला है। यह एक्ट बाहर से लोकतांत्रिक परंतु अंदर से जो है खोखला है। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद अली जिन्ना इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक बार याद रखना है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यह पूर्णतः रद्दी मूल रूप से बुरा और अस्वीकृत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस एक्ट को रद्दी वाला एक्ट कहा है। यह पूर्णतः रद्दी और मूल रूप से बुरा और अस्वीकृत है। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस अधिनियम के बारे में क्या कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा मांगनी नहीं है कि भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत बड़े भाग को संविधान के मसौदे पर पुनः स्थापित कर दिया गया। देखिए इसका मतलब समझिए, डॉक्टर अम्बेडकर जी कह रहे हैं मुझे इस संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है, इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को, मतलब ज़्यादातर हिस्से को भारतीय संविधान के मसौदे मतलब भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये अंतिम अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार, आपको पता है कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने और भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय राजगोपालाचारी बनिए। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन किया गया। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को पेश किया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। यह 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। माउंटबेटन के अनुसार भारत का विभाजन किया गया 3 जून 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की मुख्य विशेषता इसके तहत भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर भारत को स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित करने के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई है। इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर दिया गया और भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई स्वतंत्र करने के लिए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत का विभाजन हुआ, पता है, 1947 और 2 डोमिनियन अधिराज्य शासित प्रदेश भारत और पाकिस्तान का स्थापना किया गया। भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बनाया गया। ठीक है, पाकिस्तान के अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान थे। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, सिलहट तथा पश्चिमी पाकिस्तान में सिंध, पंजाब प्रांत, शेखपुर, बलूचिस्तान शामिल थी। अभी जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, यह पहले पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, अभी इसको बांग्लादेश बना गया है। ठीक है, जब तक दोनों देश नए संविधान नहीं बना लेते भारत और पाकिस्तान, तब तक दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने अपने देशों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, वायसराय का पद समाप्त कर भारत और पाकिस्तान के
भारत और पाकिस्तान दोनों देश के लिए एक गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया। एक गवर्नर जनरल पद का सृजन किया जिसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से की जाती थी, नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से की जानी थी। ठीक है, इसके तहत व्यवस्था की गई कि जब तक दोनों डोमिनियन स्टेट अपना नया संविधान नहीं बना लेते तब तक 1935 के अधिनियम द्वारा शासित रहेंगे। देखिए इसकी ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जब तक दोनों नया देश बना था, भारत पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान नया देश बना था, जब तक दोनों देश अपना नया संविधान नहीं बना लेते तब तक 1935 का अधिनियम से शासित रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस 1947 का जो अधिनियम है उसमें विशेष कोई बात नहीं हुआ है। जो बात है 1919 और 1935 के अधिनियम में ही है। इसमें केवल भारत से विभाजन किया गया, पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया, यही सब के विषय में बात किया गया है। ठीक है, इसके नए संविधान के आगे बढ़ते हम लोग। नए संविधान के निर्माण तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी तथा साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते के समय ब्रिटिश संसद उसे हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के पश्चात 15 पश्चात ब्रिटिश संसद का दोनों डोमिनियन पर से नियंत्रण समाप्त होने के कारण भारत मंत्री पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया तथा उनको किसी भी डोमिनियन में शामिल होने व भावी संबंधों को निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग उतना सही समझा रहे हैं। ठीक है, आपको पढ़िएगा था इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके तहत शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर उसकी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर वायसराय बना था, लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल में वही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, वायसराय बने। माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई तथा 1946 में गठित संविधान सभा को संसद के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए खत्म हो गया अब वो सारा 1947 का अधिनियम। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन को फैक्चुअली क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आएगा। अगर इस चैप्टर से होने करेगा तो एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। ठीक है, देखिए क्या है, स्वतंत्रता से पूर्व अंतरिम सरकार गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल 1946। ठीक है, देखिए जवाहरलाल नेहरू पहले क्या थे, स्वतंत्रता के पहले परिषद के उपाध्यक्ष राष्ट्रमंडल संबंधी विदेशी मामले। अब देखिए सरदार पटेल क्या थे, सरदार पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन बताई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। देखिए इतना आपको याद नहीं रहेगा तो हम इम्पोर्टेंट बता देते हैं। जवाहरलाल नेहरू को देखिए, एक बार इसको देख लीजिए, परिषद के उपाध्यक्ष थे और राष्ट्रमंडल संबंधी विदेशी मामले, इसको आपको याद रखना है। और सरदार वल्लभ भाई गृह एवं सूचना प्रसारण। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। उसके बाद देख लीजिए 4 नंबर को छोड़ देना, 5 नंबर जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार पटेल 6 नंबर में देख रहे थे, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, उसके बाद कौन, सी गोपालाचार्य, ये आपको याद रखना है। राजगोपालाचार्य शिक्षा एवं कला मंत्री थे। सी गोपालाचार्य शिक्षा एवं कला मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद एक आपको याद रखना है तो लियाकत अली खान को रख लीजिएगा, वित्त मंत्री थे। 1 2 3 4 5 6 7 14 में 7 इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर। ठीक है, इसको आपको याद रखना। उसके बाद देख लीजिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ये आपको इससे ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल यानी 1947। ठीक है,
जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट, इसमें भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको पता होगा। उसके बाद राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध, ये किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास। दूसरा नंबर सरदार पटेल, गृह सूचना एवं प्रशासन राज्यों के मामले, सेम सेम, इसमें भी वही था, गृह सूचना प्रशासन, इसमें भी गृह सूचना प्रशासन, ठीक है। देखिए इसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री है, ठीक है, आपको ऐसे भी याद रखना है। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद हम बता देते हैं आपको इम्पोर्टेंट, उसके बाद देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए बी आर अम्बेडकर विधि, बी आर अम्बेडकर विधि मिल जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री थे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए इम्पोर्टेंट जगजीवन राम, ये इंपॉर्टेंट है, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री स्वतंत्र भारत के। सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, देखिए आपको ऐसे याद रखना, सरदार बलदेव, बल किसको रखता है? जिसको बल रहता है वही रक्षा करेगा, जिसको सरदार बलदेव मतलब सरदार आदमी है, बलदेव जिसको पूरा बल है वही ना रक्षा करेगा लोगों का। तो ऐसे भी आपको याद रखना ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। जगजीवन राम, जगजीवन, देखिए जगजीवन, इसको भी आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख लेते हैं। जगजीवन मतलब जीवन, जीवन कैसे चलेगा मेरा आपका, किसी का भी जीवन कैसे चलेगा? श्रम करिएगा, रुपया कमाइएगा तब ना जीवन चलेगा। जगजीवन राम श्रम मंत्री, ठीक है। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष तथा वायसराय माउंटबेटन परिषद के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब समाप्त हो गया पहला चैप्टर, 3 लेक्चर हुआ टोटल मिलाकर, तब समाप्त हुआ। थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इससे भी बड़ा चैप्टर आएगा। अब देखिए अब इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने में आपको दिक्कत नहीं होगा अगर मेरे साथ आप एक बार पढ़ लिए 3 लेक्चर, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तीसरा लेक्चर, तो पहले इससे जाके दूसरा लेक्चर और पहला लेक्चर को देखिए, ठीक है, तब तीसरा लेक्चर देखिए, ठीक है। तो अगर देख लेते हैं तीनों लेक्चर और घर पर आप नोट लेके रिवीजन एक बार कर लेते हैं, या तो नहीं आपके पास नोट तो हम PDF भेज ही देंगे, आप व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं तो आपको 2 बार रिवीजन हो जाएगा। और एक बार अगर आप फिर क्वेश्चन को देख लेंगे, जैसे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट किस बात पारित हुआ था? आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? तो ये 1765 में सौंपी गई, ठीक है, ये 1765 में सौंपी गई। तो ये आपको ऐसे भी याद करना है, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, तो फिर आपको 3 बार रिवीजन हो जाएगा, तो आप कभी नहीं भुलाइएगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, आप क्वेश्चन बना के देखिएगा अपने नोट में, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहे वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, सारा सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के साथ खड़े हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।